15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तानियों ने सोचा था कि हम आजाद हो चुके हैं, तो आजादी के मायने सिर्फ ये थे कि अब शासन सत्ता और सारे निर्णय हमारे हाथ में होंगे। जो हम रास्ता अख्तियार करेंगे, उस रास्ते के हिसाब से हमारे जीवन की जो आगे की दशा और दिशा है वो तय होगी। लेकिन सर, जो सपने देखे गए थे, क्या वो पूरे हुए? बात का विश्लेषण यहीं से शुरू होता है। कारण जिस सेकंड पे मीडिया ये खबरें दे रहा था हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, आजादी के मायने सिर्फ बेड़ियों का अंत नहीं था। आजादी के मायने बहुत बड़े होते हैं, और उन्हीं मायनों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों ने जो रास्ता चुना था, जो संविधान के माध्यम से रास्ता मिला, वो था लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। मतलब हमारे हक का वोट हम डालेंगे, जो हमारे प्रतिनिधि जाएंगे वो हमारे हिसाब से काम करेंगे। बहुत बड़ा देश था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं थी, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सहारा लिया गया, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शुरुआत हुई। इसी शासन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के जिस विचार को हिंदुस्तान जीता है, उस विचार में महात्मा गांधी सबसे अग्रणी खड़े होते हैं। कि जब देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है, तो गांधी के विचारों की अगर बात करें तो बहुत सारे विचारों में दो बातें मूल निकल के आती है। एक ग्रामीण स्वशासन, और एक जो हमारा रोजगार का केंद्र होता है वो ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के रोजगार कितने विकेंद्रित हुए, इसका तो आकलन आप करिए। लेकिन जो शासन का विकेंद्रीकरण है, जो पंचायती राज सिस्टम के ऊपर हावी हुई बात है, वो बड़ी चुभने वाली है। कारण जिस समय पे दुनिया, हिंदुस्तान ये सपना देख रहा था, हम खड़े हो जाएंगे, और लोकतंत्र के अंदर जब संवैधानिकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकारें शुरुआत से थी, लेकिन जो तीसरा स्तर लाया गया पंचायती राज, उसको आने में समय लगा, उसके वैधानिकरण का, उसके संवैधानिकरण में समय लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने में समय लगा। लेकिन जब हुआ तो कुछ बहुत बेहतर हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि इसी व्यवस्था की धज्जियां वहां उड़ी हैं, उस राज्य में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी हैं, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर पहुंचे थे, और नागौर से ही इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये खबर थोड़ी सी चुभने वाली भी है, कारण कि 2 अक्टूबर 1959 को जिस चबूतरे पे, जिसकी फोटो अभी आपने पीछे देखी है, इसी को रिनोवेट किया गया, इसको तैयार किया गया, और उस समय यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों इसका इनॉग्रेशन भी हो गया। आप देखिए कि 12 साल पहले पंचायती राज विभाग ने लगभग 50 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया, म्यूजियम बना। म्यूजियम तहस नहस हो चुका है, तो शायद अब उस विचार की हमारे समाज में इज्जत नहीं बची है। वरना तो जो जीके में सबसे पहले सवाल पढ़ा जाता है, पंचायती राज का प्रारंभ कहां से हुआ? जी राजस्थान से। राजस्थान में कहां से हुआ? जी नागौर से। अब नागौर में जहां से हुआ उसके ऊपर कोई गौर करने वाला नहीं है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में राजस्थान हाईलाइट क्यों हुआ? कौन सी ऐसी समस्या बड़ी थी जो आन पड़ी? इस बात का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं राजस्थान के इस करंट अफेयर्स की बेहतरीन सीरीज। तो शुरुआत करें। शुरुआत के पहले एक सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं और आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मेरे साथियों, आरएएस ओनली एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है, और उसको हमें गाइड कर रहे हैं राकेश वर्मा सर, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पे रह चुके हैं। एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, और दोज आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर आरएएस इन इंग्लिश मीडियम, बिकॉज उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ना अच्छे नोट्स मिल पाते हैं, और ट्रांसलेशन के पीछे उनका बहुत समय खराब होता है। तो एक बार आप आरएएस ओनली वेबसाइट पे जाइए, क्लासेस देखिए, कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिया है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो एडिशनल डिस्काउंट के लिए RAS10 कोड यूज करके अपनी आरएएस की सक्सेस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम से आरएएस करना है तो आरएएस ओनली। आइए अब बात की शुरुआत करते हैं। साथियों, खबर जो बनी जिसने तकलीफ को बहुत ज्यादा बढ़ाया, वो है ये कि राजस्थान पंचायत चुनाव नहीं होने से रुका केंद्र का 3000 करोड़ का फंड, गांव के विकास पर असर, ठप हुए सारे काम। अमाउंट को दोबारा बोलिए, 3000 करोड़। सर, ये 1 करोड़, 3 करोड़, 30 करोड़, 300 करोड़ और 3000 करोड़, ये वो बजट है जो ग्रामीण स्वशासन को पोषित करता। ये वो बजट है जिससे गांव की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है, चाहे फिर वो गांव ढाणी को जोड़ने वाले छोटे सड़क हो, या तो फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम का कोई काम हो, या तो फिर शौचालय निर्माण का काम हो। बहुत सारी व्यवस्थाओं को ये खराब कर चुका है। 3000 करोड़ का फंड केंद्र सरकार ने रोक लिया है।
यहां पे एक प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए कि आखिर में केंद्र सरकार को ऐसी खुन्नस क्या थी कि राजस्थान के इस फंड को रोका, क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है कि राज्य में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र को समस्या क्या थी? इसी बात को अपने पक्ष में करने के लिए जो प्रधान संघ होता है कि ने भी जयपुर में डेरा डाला, और माननीय मंत्री जी जो कि मदन दिलावर जी हैं, शिक्षा विभाग के अलावा आपके पास पंचायती राज विभाग भी है, आप इसे लीड करते हैं, इनसे मुलाकात की और अपने विषय को रखा कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल तो ये आ रहा है आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है? और हो रहा है क्या ये सरकार को पता नहीं है? निश्चित रूप से पता है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो अधिसूचना चुनाव की सरकार को जारी करनी है। तो फिर ऐसा कौन सी आफत थी जो टूट पड़ी? आप देखिए सारी स्थिति के अंदर पंचायतों में जो प्रशासक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं, वो भी कॉलेप्सिंग स्टेज में ही है, क्योंकि जो चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो फंड बजट के साथ में जो काम संभव हो पाता है, बिना बजट के समझिए कोई भी जो अधिकारी है या तो कोई नेता है जिसके पास में पावर है कुछ एक्शन लेने का, वो बिना दांत और बिना नाखून का वो शेर हो जाता है जो सिर्फ दहाड़ सकता है, शिकार उसके बस की बात नहीं होती। तो कुल मिलाकर के अपने लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं और सारे काम ठप हो चुके हैं कि रकम जो रुकी है वो है 3,000 करोड़। तो सवाल मोहतरमा जो हमारी मैडम है आदरणीय निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्रालय को संभालती हैं और काफी लंबे अनुभव से गुजर रही हैं, तो निर्मला सीतारमन को क्या पर्सनल खुन्नस है राजस्थान से? सवाल, लेकिन उत्तर है इसका नहीं, ऐसा नहीं है। गलती हमारे तरफ से हो रही है। क्या गलती हो रही है उसके ऊपर बात है, पूरे मामले को समझिए। देखिए जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, संभवतः गलत मैं नहीं कह रहा हूं, तो अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 से फाइनेंस कमीशन जो है वो बनता है। वो बंटवारा करता है कि केंद्र के राजस्व में कितना हिस्सा राज्यों का होगा, कितना हिस्सा केंद्र के पास में रहेगा। तो उस हिस्से के हमें दो इंस्टॉलमेंट आनी थी। एक इंस्टॉलमेंट थी लगभग 1300 करोड़ की और एक थी लगभग 1800 करोड़ की। तो लगभग 3000 करोड़ से ऊपर कुछ 3100 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट है, ये हमें मिलना था। अब वित्त आयोग की गाइडलाइन एक बात कहती है कि यदि कोई राज्य या पंचायतों में, यदि कोई राज्य पंचायतों में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं रखता, यानी चुनाव नहीं कराता, तो फंड जारी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कारण यह निकल के आया कि राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज चुनाव करवाए ही नहीं। अब पंचायती राज जब चुनाव नहीं कराए तो फाइनेंस कमीशन की शर्त बड़ी स्पष्ट है कि भाई जो लोग पैसा अगर हम दे रहे हैं तो किनको पैसा देंगे? पैसे देंगे जनप्रतिनिधियों को। जनप्रतिनिधि कौन? जो उस मियाद के भीतर भीतर अपने कार्यकाल को पूरा कर रहा है। कार्यकाल पूरा हो चुका है तो टेक्निकली वो जनप्रतिनिधि अब नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि की परिभाषा में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन उसको पूरा करे। अब नए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ, पुराने अपनी जगह बैठे हुए हैं, पुरानों को पैसा केंद्र दे नहीं रहा, 3000 करोड़ की बड़ी राशि रुकी हुई है। तो साहब आप सोचिए कि हाहाकार मचेगा नहीं तो क्या होगा। कारण यह है कि यदि आप थोड़ा डायग्राम इस प्रकार से देखें तो बहुत लिमिटेड जनता को, लोगों को टैकल करने का काम जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आता है। छोटे छोटे काम, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी अपने स्थानीय स्तर पे समस्याओं के समाधान चाहती है, फिर वो चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो। इस पॉपुलेशन का कौन मालिक होगा? क्योंकि रकम पूरी रुक गई है, चुनाव हो नहीं रहे हैं। तो यहां पर डाउट यह है कि भाई चुनाव आखिर में क्यों नहीं हुए? राजस्थान की कमान आदरणीय भजनलाल जी के पास में है। तो सवाल तो सरकार से वाजिब बनेगा, आखिर में आप चाहते क्या हैं? ये चुनाव नहीं हुए, रीजन, क्योंकि बिना रीजन के, बिना कारण के कोई भी एक्शन लिया ही नहीं जाता। या तो कोई योजना होती है या तो कोई विचार होता है। तो इनकी योजना और विचार क्या है, इस बात को स्पष्ट किया आदरणीय मंत्री जी ने। मंत्री जी से जब सवाल हुआ तो इसका जवाब मीडिया के अंदर बड़ा गजब तरीके से पेश हुआ। मीडिया में जो जवाब पेश होता है वो देखिए कि एक्सक्लूसिव बात हुई है राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी क्यों, मंत्री मदन दिलावर ने एनडीटीवी पर बताई अंदर की असली बात। अब साहब राज्य के अंदर क्राइसिस है, अंदर की असली बात छिपी हुई है। अंदर की असली बात को जब खोदने और निकले तो निकल के आया कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना है। अब ये वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना क्या है? आपने सुना होगा कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में है, तो यहां पे लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, यानी सारे चुनाव एक दिन एक साथ होना है। मल्टीपल बार बार वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं हो, बार बार व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़े, जिससे एक बेहतर निर्णय भी निकलेगा और वो थोड़ा इकोनॉमिक भी होगा, यानी आर्थिक रूप से देश पे बर्डन कम पड़ेगा।
अब देश में वो व्यवस्था लागू है या नहीं है, राजस्थान इस मसले पे चाहता है कि भैया हम एक साथ सारे इलेक्शन करा दें, मतलब विधायक का चुनाव भी हो जाए, आपके अगर नगर पालिका है तो विधायक प्लस नगर पालिका प्लस वार्ड पार्षद का चुनाव हो जाए, आप पंचायत में रहते हैं तो विधायक के साथ में आप आपके पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, कुल मिलाकर के जितने वोट आप डायरेक्ट इलेक्शन में दे रहे हैं, प्रत्यक्ष चुनाव में आपकी जितनी भागीदारी है, जितने हक के वोट आपके हैं जो आप 5 साल 10 साल में देते हैं, वो आप एक बार में दीजिए, सबका इलेक्शन एक साथ हो जाएगा। साहब ये पॉलिसी के लेवल पे कितना सही कितना गलत उसके जजमेंट में हम नहीं जा रहे, लेकिन इस देरी की वजह से जो हैम्पर हो रहा है वो इस राज्य का मूल जड़ जो है वो काफी प्रभावित हो रही है। विपक्ष जो है इस पे हमलावर है, विपक्ष इस बात को, और निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पे भी कांग्रेस इस पे हमलावर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और राज्य में जब ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो विपक्ष की मूल दायित्व, मूल कर्तव्य ये बन के उभरता है कि वो जनता की आवाज को उठाए, क्योंकि साधारण कार्य जो होने हैं वो लोकल लेवल पे ही जाके होते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कहीं पे किसी लोकल बॉडी में प्रतिनिधि हूं, तो मेरा एक मानदेय निश्चित है, मेरा अगर मानदेय मुझे मिलता है तो वो मेरी नैतिकता को और मेरी उस आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिमाग कुछ और भी चलेगा, अरे यार उससे तो क्या ही होता है, होने को तो बहुत कुछ है, उस हम पक्ष की बात ही नहीं कर रहे, हम उस मूल पक्ष की बात कर रहे हैं जो वास्तव में है। अगर वो ही नहीं सप्लाई है तो भैया काम करने में रुचि कौन लेगा, और प्रशासक आखिर में कब तक उस व्यवस्था को निभा पाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि एक अंतरिम सरकार को आप खींचने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्थाएं सारी ढुलमुल हो चुकी हैं। अब यहां पे समस्या इतनी गंभीर हुई है कि 1.25 लाख से ज्यादा पंच और 11,000 से ज्यादा सरपंचों को 1 साल से मानदेय तक नहीं मिला है। इट्स बीन अराउंड 1 ईयर माय डियर, 1 ईयर नहीं मिल रहा है। अब सर बिना पैसे के आदमी कितना रुचि लेगा और क्या काम करेगा। इनको पैसा नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जो काम करने के लिए पैसा चाहिए वो सारा फंड भी रुका हुआ है। अब अगर गांव में गड्ढा है और अगर इसको फिलअप करना है, उसके लिए सर पैसा चाहिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा। पंचायत के पास ना पैसा है ना उसके पास अभी अथॉरिटी है, वो किस प्रकार इस काम को मैनेज करेगा। और आप इस बात को अच्छे से समझिए कि लड़ाई बड़ी गंदी होती है। ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, ये सड़क जो है वो मंडी से उसकी डिपार्टमेंट की है, ये किसी प्राइवेट टोल की है, ये डेयरी बेसिस पे बनी हुई है। तो जब लड़ाइयां मूल बजट होते हुए गहरी हो जाती हैं, तो जब इनको पूछने वाला कोई नहीं है तो साहब रास्तों की स्थितियां क्या होगी। इन पे फंसने वाले, इनसे पार करने वाले लोग, इनके आसपास रहने वाले स्टूडेंट, महिलाएं, बुजुर्ग, पेशेंट, सबके लिए बड़ी आफत का काम है। और जिस स्वच्छ भारत का नारा लेके हिंदुस्तान चल रहा है वो काम भी काफी हद तक यहाँ रुक चुका है। कुल मिलाकर के बात का सार यहां निकल के आता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी, उसका इंप्लीमेंटेशन अपनी तरफ से हो सकता है, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के इस पंचायती राज की समस्या को कम से कम समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फंड यदि रुका है उससे सारी की सारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो हिली हुई है, और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जब केंद्र ने आपके 3,000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं तो आप उसको कंपनसेशन, इतनी आपकी हैसियत नहीं है स्टेट ट्रेजरी की कि वो इतना बड़ा अमाउंट निकाल के दे दे और इनके रुके हुए कामों को चला दे। आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके साथ में जुड़िएगा। और हाँ, इंग्लिश मीडियम से यदि आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरएस ओनली ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।